कोलघाट गांव के सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला चादर ओढ़े हॉस्पिटल के अंदर घूम रही थी। तभी वो एक कमरे में आती है जहां बेड पर एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ सोई हुई थी। चलो चुपके से इस बच्ची को चुरा कर ले चलती हूँ। वो महिला जिसने काली चादर ओढ़ रखी थी वो चुपके से हॉस्पिटल में लेटी महिला के पास आती है और उसकी बच्ची को उठाकर ले जाने लगती है। तभी बेड पर सोई वो महिला नींद से जाग जाती है। ये कौन है मेरी बच्ची? उस महिला की आवाज सुनकर वहाँ हॉस्पिटल के सारे स्टाफ वाले आ जाते हैं और उस बच्चे चुराने वाली महिला को पकड़ लेते हैं। बच्ची चुराती है, मारो इसे। सब उस बच्चा चोर महिला को बेरहमी से पीटने लगते हैं। जैसे तैसे वो महिला अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल से भागकर दूर एक जगह आती है। बाप रे कविता, आज तो तू बच गई। बच्चा चुराने वाली इस महिला का नाम कविता है। तभी कविता दौड़ते हुए उसी गांव में एक छोटे से घर में आती है जहां घर में कविता के गरीब सास ससुर, शालिनी विकास, पति रमेश और नंद मानवी थी। कविता का पति दरवाजे के पास ही शराब के नशे में धुत पड़ा रहता था। ये मनहूस कहीं की कहाँ गई थी? कहीं नहीं जी, मनहूस कहीं की। जा हम सब के लिए खाना बना। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम सब ने खाना खाया। तभी रमेश कविता को पीटने लगता है। नहीं रमेश जी। मेरी माँ के साथ जुबान लड़ाती है बांझ कहीं की। एक तो तू हमें संतान नहीं दे रही और माँ से जुबान लड़ा रही है। रमेश कविता को बेरहमी से पीटे जा रहा था। कविता दर्द के मारे तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी। मुझे माफ कर दीजिए। मार दे इस कलमोही को जान से। जब से ये इस घर में आई है पूरे घर में इसने मनुष्यत फैला रखी है। बांझ कहीं की एक संतान तक नहीं दे रही है ये हमें। कविता रोते रोते रसोई में चली जाती है। दोस्तों, कविता का जीवन ऐसे ही हजार दुख दर्द कांटों से भरा हुआ है। उसके ससुराल वाले उस पर हर दिन ऐसे ही अत्याचार जुल्म करते हैं और उसकी वजह से कविता को संतान न होना। शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी कविता को अब तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया था और कविता के ससुराल वालों को एक बेटी चाहिए थी, इसीलिए वो हर दिन कविता पर अत्याचार करते थे। पहले पता होता अगर कि ये कविता ऐसी बांझ निकलेगी तो मैं शादी वाले दिन ही इसका गला दबाकर इसे जान से मार देती। संतान न होने से परिवार का हर सदस्य कविता से नफरत करता था। शालिनी अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने जा रही थी। शालिनी और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। अगले दिन रमेश अपने काम पर चला जाता है। रमेश उसी गांव में मजदूर मिस्त्री का काम करता है। अगर रमेश जी की दूसरी शादी हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, मुझे जल्दी से किसी की बच्ची चुरा कर लाना होगा। रमेश जी, माँ जी और सबको जब एक बेटी मिल जाएगी तो वो रमेश जी की दूसरी शादी नहीं कराएंगे। रमेश दूसरी शादी ना करे, इसीलिए कविता हर बार हॉस्पिटल से दूसरों की बेटियां चुराने में लगी रहती है। कविता एक अनाथ है। भरे हाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम कविता वापस सरकारी हॉस्पिटल में आती है। वहाँ एक महिला ने कल ही एक बेटी को जन्म दिया था। बस किसी तरह ये बच्ची मेरे हाथ आ जाए। तभी कविता कमरे के अंदर आती है और उस छोटी नन्ही बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रात का समय कविता उस बच्ची को लेकर अपने घर आती है। वो बच्ची जोर जोर से रो रही थी। उस बच्ची की रोने की आवाज पड़ोस के घरों तक जा रही थी। ये किसकी बच्ची लेकर आ गई तू? ये मेरी बेटी है माँ जी। आज से मैं इसका पालन पोषण करूँगी। शालिनी बहन के घर से बच्ची के रोने की आवाज। उनकी तो बहू बांझ है ना। अगले दिन अले ले नहीं मेरी बच्ची। ये किसकी बच्ची ले आई तू? ये अपनी बेटी है रमेश जी। देखिए कितनी प्यारी है ये। माँ, ये जो भी हो पर बच्ची है बड़ी प्यारी। ला बहू, इसे मेरी गोद में दे। शालिनी उस बच्ची को लेकर उसके साथ खेलने लगती है। अब धीरे धीरे पूरे परिवार उस बच्ची के साथ खेलने में लग जाता है।
बच्ची के आने से शायद अब रमेश जी दूसरी शादी नहीं करेंगे। इधर हॉस्पिटल से बच्ची चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। तभी ये बात शालिनी की पड़ोसन मेनका के कानों तक आती है। तभी मेनका उस बच्ची के घर जाती है और उस बच्ची के पिता सुनील और पुलिस को लेकर शालिनी के घर आती है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तुम लोग मासूम बच्चों को चुराने का काम करते हो? नहीं नहीं साहब नहीं, चल तेरी हेकड़ी तो हवालात में निकालता हूँ मैं। पर मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ो मेरे बच्चे को। पुलिस रमेश को ले जाने लगते हैं। पुलिस रमेश को लेकर चले जाते हैं और सुनील अपनी बेटी को। तभी शालिनी कविता को डंडे से पीटने लगती है। माँ, तू बच्ची को चुरा कर लाई थी, तेरी वजह से आज मेरा बच्चा जेल में चला गया। नहीं माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। दूसरे की बच्ची चुराती है, आज मैं तेरी चाल ले लूंगी, मनहूस कहीं की। शालिनी बेरहमी से कविता को पीटे जा रही थी। तभी मानवी भी कविता को पीटने लगती है। दोनों माँ बेटियाँ अपना आपा खोकर कविता को बड़ी बेरहमी से पीटे जा रहे थे। तभी शालिनी कविता के सर पर डंडा मार देती है। माँ! सर पर डंडा लगने से कविता बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कविता के सिर से खून निकल रहा था। अरे ये क्या कर दिया तुमने? जान से तो नहीं मार दिया ना इसे? पनौती कही की जब से हमारे जीवन में आई है, हर समय हमें बर्बाद करती जा रही है। क्या करे फिर? अरे बोल रहा था मैं कि अपने गुस्से पर काबू रखो दोनों। तभी शालिनी, मानवी और विकास ये तीनों बेहोश कविता को अनाज की एक खाली बोरी में डालकर उसे गांव से बाहर दरिया के पास लेकर आते हैं। शालिनी ने बोरी का मुंह ऊपर से बांध रखा था। हमारा राशन खा खा कर कैसे सांड की तरह मोटी हो गई है, कितना वजन है इसका? विकास चारों ओर देखता है। कोई नहीं है बिटिया। तभी तीनों मिलकर वहीं जमीन में गड्ढा करने लगते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों फटाफट गड्ढा खोदने लगते हैं। इधर रमेश पुलिस थाने में हवालात के अंदर था। तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर आता है। रमेश, जब तुझे पता था कि बच्ची को तूने नहीं तेरी पत्नी ने चुराया है तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? अभी हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज आई है, उसमें साफ दिख रहा है कि कविता बच्ची को चुरा कर लेकर जा रही है। साहिब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। चलो तुम बाहर आओ, हमें तुम्हारी पत्नी को पकड़ कर लाना होगा। पुलिस रमेश के साथ उसके घर आती है तो रमेश के घर पर ताला लगा हुआ था। अरे सब लोग कहाँ चले गए? कहाँ गए तुम्हारे घर वाले? मुझे नहीं पता साहब, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तभी पुलिस रमेश के साथ मिलकर गांव में रमेश के परिवार वालों को ढूंढने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद रमेश और पुलिस ऑफिसर सब मिलकर उस दरिया के पास जाते हैं जहां विकास, शालिनी और मानवी तीनों बोरी में बंधी हुई कविता को गहरे गड्ढे में डाल रहे थे। क्या कर रहे हो? रुको! पुलिस को देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी पुलिस वहां आकर तीनों को पकड़ लेते हैं और बोरी के अंदर से कविता को बाहर निकालते हैं। कविता बेहोश थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। साहब इसकी हालत बहुत खराब है, ये मर जाएगी, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। हवलदार कविता को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। यहाँ तो पूरा परिवार ही क्रिमिनल है। अपनी ही बहू को जिंदा दफनाने के जुर्म में मैं तुम सबको गिरफ्तार करता हूँ। तभी पुलिस शालिनी और सबको थाने लाकर हवालात में डाल देते हैं। इधर जैसे तैसे कविता का इलाज होने पर उसकी जान बच जाती है। अगले दिन शाम में कविता थाने आती है तो उसके परिवार वाले हवालात में थे। साहिब, आपने मेरी माँ जी और सबको हवालात में क्यों डाला? क्योंकि ये सब तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें जिंदा जमीन में दफना रहे थे। नहीं साहिब, मुझे मारना तो कोई और रहा था। माँ जी, ससुर जी, ये लोग तो मुझे वहाँ बचाने आए थे, इन्होंने ही मुझे जमीन के अंदर से निकाला था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ, आप सबको बाहर निकालिए। कविता की ये अच्छाई देखकर उसके ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पुलिस सबको बाहर निकालती है। माँ जी, अब घर चलते हैं। 1 मिनट कविता जी, आपने हॉस्पिटल से वो बच्ची क्यों चुराई थी? साहिब, क्योंकि उस बच्ची का पिता उस बच्ची को जान से मारने वाला था। क्या? हाँ,
जब मैं हॉस्पिटल में गई तो वो आदमी जिसकी पत्नी ने तीसरी बार भी बेटी को जन्म दिया था, वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं हर बेटी की तरह इस बेटी को भी जान से मार दूंगा। मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। अब वो जालिम उस नन्ही जान को खत्म ना कर दे, इसीलिए मैंने उस बच्ची को हॉस्पिटल से चुराया था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब उस बच्ची की जान अभी भी खतरे में। तभी सब मिलकर उस आदमी सुनील के घर आते हैं। तो सुनील अपनी बच्ची को मारने जा रहा था। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और हवालात में डाल देती है। तभी सुनील की पत्नी दिया अपनी बच्ची को लाकर कविता के हाथ में देती है। बहन, इस बच्ची की आप ही सबसे अच्छी परवरिश कर सकती हो, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो कभी इसे अपनापन, इसे प्यार नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाइए और इसे पाल पोस कर खूब प्यार दीजिए। दिया बच्ची को कविता को देकर वहाँ से चली जाती है। बहू, हमें भी माफ कर दे, हमने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। माँ जी, अब बीती बातों का पीछा छोड़ते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद सब अपने घर आते हैं और इस बच्ची को अपनाकर सब एक साथ हंसी खुशी रहकर अपना आगे का खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। एक औरत गुब्बारा बनकर हवा में उड़ रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, कोई तो मेरी मदद करो। आखिर ये औरत गुब्बारा बनकर हवा में कैसे उड़ने लगी? आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए माफी मांग रही है? और कैसे ये फूल कर गुब्बारे जैसी मोटी हो गई? इसके लिए जाना पड़ेगा हमें इसकी पिछली जिंदगी में। आशा नाम की लड़की की शादी रमेश नाम के एक लड़के से हुई थी। आशा की शादी एक अच्छे रईस खानदान में हुई थी, जहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे और सास ससुर भी आशा को अच्छी तरह रखते थे। उन्होंने कभी भी आशा को बहू नहीं समझा, बल्कि बेटी की तरह प्यार दिया। इतना ही नहीं, आशा का देवर प्रकाश भी उसका बहुत सम्मान करता था। बहू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना किसी हिचक के मुझे बोल देना, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। आशा ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने रईस खानदान की बहू बन जाएगी, लेकिन आशा को अपने परिवार को संभालना नहीं आया और अपनी हरकतों की वजह से उसने सब खराब कर दिया। आशा को बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत थी और उसने अपनी आदत को अपने पूरे परिवार से छिपा कर रखा। यहाँ तक कि अपने पति रमेश को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। आशा छुप छुप कर सारा खाना खाया करती। वो नौकर से झूठ बोलकर ज्यादा खाना बनवाती और सारा खाना चट कर जाती। मानना पड़ेगा, भगवान ने मेरा शरीर ऐसा बनाया है कि कितना भी खा लूं, कभी मोटी नहीं होती हूँ। यही तो खूबी है मेरी। लोग तो एक टाइम खाना खाकर भी फूल के गुब्बारे हो जाते हैं और मुझे देखो, मैं कितना भी खा लूं, हमेशा सुंदर और सुडौल ही बनी रहती हूँ। आशा को अपने शरीर पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो सबसे सुंदर है और कितना भी खा ले कभी मोटी नहीं होती, जिसके चलते वो कभी कभी दूसरों का मजाक भी बनाया करती थी। एक दिन आशा के घर उसके रिश्तेदार आए, जहां उनके साथ उनकी बहू भी थी जो थोड़ी मोटी थी। उसे देखकर आशा से रहा नहीं गया और उसका मजाक बनाने लगी। अरे चाची, आपकी बहू कितनी मोटी हो रही है, आप इसे समझाती क्यों नहीं? खाना थोड़ा कम खाया करे और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी किया करे। अभी से मोटी हो जाएगी तो आगे चलकर परेशानी आएगी। आशा की ये बात सुनकर सभी सुन रह गए और आशा की सास को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। मेहमानों के जाने के बाद आशा की सास ने उसे समझाया, बेटा, इस तरह से किसी के शरीर का मजाक नहीं बनाया करते। हो सकता है उनकी बहू को कोई परेशानी हो, इसीलिए उसका शरीर फूल रहा हो। ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। इस पर आशा ने तुनक कर कहा,
मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना माँ? उनकी बहू मोटी है तो उसे मोटी ही कहूंगी ना। दो टुक जवाब देकर आशा वहाँ से चली जाती है और उसकी सास सोच में पड़ जाती है। एक दिन उसकी सास किचन में सामान देख रही होती है, तभी देखती है कि किचन में खाने का सारा सामान खत्म हो चुका है। वो नौकर को बुलाकर पूछती है, अभी एक हफ्ते पहले ही तो सारा सामान भरवाया था, फिर ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? घर में गिनती के 4 लोग हैं, उसमें भी 1 महीने का किराना 10 दिन में ही खत्म हो गया, ऐसा कैसे? कोई भी नौकर को जवाब नहीं दे पाता। तभी वहाँ आशा आ जाती है। मम्मी जी, मुझे लगता है ये नौकर अपने साथ सामान चोरी करके ले जाते हैं। मुझे तो इनकी नीयत पर ही शक है। ये बात सुनकर सभी नौकर डर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं। आशा की सास को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बाद में आशा को समझाती है, बेटा ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। ये नौकर कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ये चोरी क्यों करेंगे? आशा तुरंत जवाब देती है, आपको क्या लगता है, क्या सारा सामान किराना मैं खा गई हूँ? आशा की सास कहती है, नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। और गुस्से में आशा वहाँ से चली जाती है। एक दिन आशा की सास उससे कहती है, आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, 5 लोगों का खाना बनाकर तैयार करवा लेना। आशा हाँ में सिर हिला देती है। किचन में जाती है तो देखती है कि नौकरों ने 5 लोगों का खूब सारा अच्छा खाना, अच्छे पकवान बनाए हैं। वो देखते हैं कि आशा के मुंह से लार टपकने लगती है। आशा सभी नौकरों से कहती है, तुम लोग अब घर जा सकती हो, मेहमानों को खाना मैं परोस दूंगी। सभी नौकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद आशा की सास किचन में आती है तो देखती है सारे खाने के बर्तन खाली पड़े हैं और चौंक जाती है और आशा से पूछती है, सारा खाना कहाँ गया? आशा कहती है, मम्मी जी, नौकरों ने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था। सब्जी में नमक ज्यादा था, पूरियां कच्ची थी, तो मैंने सारा खाना गाय को डाल दिया। ये सुनकर सास बहुत चक्की रह जाती है और कहती है, मेहमान बाहर आकर बैठ गए हैं, अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे? आशा कहती है, होटल से खाना मंगवा लेते हैं, उनके सामने अपनी इज्जत बचाने का बस यही तरीका बचा है। आशा की सास सोच में पड़ जाती है। आशा के देवर प्रकाश की शादी हो जाती है और उसकी देवरानी मधु घर आ जाती है। आशा की सास आशा से कहती है कि मधु को भी घर की सारी जिम्मेदारियां समझा देना और किचन का भी काम बता देना। इस पर आशा कहती है, किचन का काम तो मैं ही संभाल लूंगी माँ। ये बात मधु को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन मधु के मायके वाले आए होते हैं और उनके लिए बहुत सारे पकवान बनते हैं। ये देखकर आशा का मन फिर से ललचाने लगता है। वो किचन में बैठकर जल्दी जल्दी सारा खाना खा रही होती है। तभी वहाँ मधु आ जाती है और दरवाजे के पीछे छुपकर आशा को खाना खाते हुए देख लेती है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद आशा की सास किचन में आती है और आशा को खाना लगाने के लिए कहती है, लेकिन आशा फिर से झूठ बोलती है। माँ जी, वो कुछ भूखे बच्चे खाना मांग रहे थे, मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया तो मैंने सारा खाना उन्हें दे दिया। तभी वहाँ मधु आ जाती है और कहती है, माँ जी, भाभी झूठ बोल रही है, मैंने खुद इन्हें सारा खाना खाते हुए देखा है। आशा कहती है, मधु, तुम पागल हो क्या? 5 लोगों का खाना मैं अकेले कैसे खा जाऊंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मधु कहती है, भाभी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको खाना खाना ही था तो आप खा लेती, लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आशा की सास बीच में बोलती है, अच्छा ठीक है, जो भी हुआ, अभी ये सोचो कि बाहर जो मेहमान बैठे हैं उन्हें खाना कैसे खिलाएंगे। आशा कहती है, माँ जी, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतने सारे लोगों का खाना नहीं बन पाता।
सास कहती है, ठीक है। कुछ दिन बाद आशा की सास आशा और मधु के पास आती है और कहती है कि हमारे शहर में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हुए हैं। कल हमने उन्हें अपने घर पर खाने का न्योता दिया है। तुम दोनों अच्छे से उनके लिए खाना तैयार करना। मधु कहती है, लेकिन माँ जी, कल तो हमको मेरे मामा के लड़के की शादी में जाना है, तो ये सब कैसे हो पाएगा? इस बात पर सास कहती है, हम सब लोग चलेंगे और आशा यही रहकर उनके खाने का इंतजाम करेगी और उन्हें खाना खिलाएगी। ठीक है ना आशा? आशा भी हाँ में सिर हिला देती है। अगले दिन नौकर अच्छे से संत के लिए पकवान तैयार करते हैं। सारा काम होने के बाद आशा सभी नौकरों से कहती है, अब तुम सभी घर जा सकते हो। महात्मा जी को खाना मैं खिला दूंगी। सभी नौकर वहाँ से चले जाते हैं और इतना सारा अच्छा खाना देखकर आशा खाने पर टूट पड़ती है। तभी उसके दरवाजे पर संत आ जाते हैं। आशा बाहर आती है और कहती है, घर पर कोई नहीं है। इस बात पर संत नाराज हो जाते हैं। तभी सारे परिवार वाले भी शादी से वापस आ जाते हैं और महात्मा को गुस्से में देखकर आशा की सास हाथ जोड़कर कहती है, क्या हुआ है बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? बाबा कुछ बोलते या कहते उसके पहले ही आशा बोल पड़ती है, माँ जी, मैंने इन्हें अच्छे से खाना खिलाया, लेकिन अब ये 1 लाख दक्षिणा भी मांग रही है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी सास से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती, तो ये गुस्सा करने लगे। ये बात सुनते ही बाबा क्रोध में लाल हो जाते हैं। ए लड़की, तुझे पता भी है क्या बोल रही है तू? एक संत महात्मा पर इल्जाम लगा रही है। मुझे ये भी पता है कि इस घर का सारा खाना तूने ही खा लिया है। इस पर आशा कहती है, संत महात्मा होते हुए आप झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? बाबा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आशा को श्राप दे रहे हैं। तो जैसे बदतमीज लड़की को श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू एक अन्न का दाना भी खाएगी, तो वो दाना तुझे 10 गुना होकर लगेगा। आशा इस बात का मजाक में लेती है। अगले दिन आशा जैसे ही खाना खाती है, उसका वजन बढ़ने लगता है। वो अपने आप से ही कहती है, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? लेकिन वो फिर भी इस बात पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन आशा की सास कुछ सहेलियों को अपने घर पर खाने के लिए ले आती है, जिनके लिए बना हुआ पूरा खाना आशा खा जाती है और देखते ही देखते आशा गुब्बारे की तरह फूल जाती है और हवा में उड़ने लगती है। उसका पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं। आशा जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? उसकी सास बहुत डर जाती है और कहती है, तूने उन महात्मा का अपमान किया था ना, उन्हीं का शाप लगा है तुझे। आशा रोने लगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी आशा का पति रमेश उन महात्मा को लेकर घर आ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा जी, मेरी पत्नी से जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। आशा की सास कहती है, बच्ची समझकर माफ कर दीजिए बाबा जी। आशा भी कहती है, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा जी। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी, किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। बाबा एक मंत्र पढ़कर पानी आशा के ऊपर फेंकते हैं और आशा वापस नॉर्मल हो जाती नीचे आ जाती है और बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा जी कहते हैं, अपनी बात पर रहना, कभी किसी का मजाक मत बनाना, झूठ मत बोलना, वरना फिर से फूल कर गुब्बारा होकर उड़ने लगोगी। ये लीजिए माँ जी, आपका नाश्ता। ये क्या है बहू, तू होश में तो है ना? क्या हुआ माँ जी, ये आपका नाश्ता है, आप ऐसे क्यों चौंक रही हैं? मैं नाश्ते की बात नहीं कर रही, मैं तेरे पहनावे की बात कर रही हूँ। क्या हुआ मेरे पहनावे को माँ जी? ठीक तो है सब? ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। ये जीन्स टॉप पहनकर तुमने घर की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है। नहीं तो माँ जी, क्या तू जानती नहीं कि हमारे घर की बहुएं सिर्फ साड़ियाँ पहनती है? और अगर नहीं जानती तो आज बता रही हूँ, आज के बाद जीन्स में नजर नहीं आना। लेकिन इसमें क्या बुराई है माँ जी?
साड़ी पहनकर मुझसे घर के काम नहीं होते, इसीलिए आज मैंने जीन्स पहन ली। ये तो मैं शादी से पहले भी पहनती थी। शादी से पहले की बात और थी, अब ये सब इस घर में नहीं चलेगा। तुरंत जा और कपड़े बदल कर आ। ठीक है माँ जी। शांति और उसके घर में सब पुराने ख्यालातों के थे, मगर शांति की बहू एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की थी, जिस वजह से नैना के लिए अपने ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी तरफ शांति का अपनी बहू को घर के पारंपरिक रीति रिवाज समझाना भी मुश्किल हो रहा था। अब देखना ये था कि नैना अपनी नई सोच से घर के लोगों को बदलती है या फिर शांति ही उसे घर के रीति रिवाज को अपनाने में मजबूर कर देती है। लीजिए माँ जी, मैंने आपके कहने पर साड़ी पहन ली। साड़ी पहन ली तो क्या एहसान कर दिया? साड़ी का घूंघट कौन रखेगा? अब ये भी मैं अलग से बताऊं? क्या घूंघट भी रखना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, आज की लड़कियों को एक एक बात बतानी पड़ती है। अच्छा चलो मेरे सामने नहीं, कम से कम अपने ससुर जी के सामने तो घूंघट कर ही सकती हो। इतनी तो लाज तुझ में भी होनी चाहिए। लेकिन घूंघट करने की क्या जरूरत है? ये सब तो पुराने जमाने में चलता था, अब तो जमाना काफी बदल चुका है। हाँ, तुम जैसी मॉडर्न लड़कियों की वजह से पारंपरिक परंपराएं छूटती जा रही है, मगर मेरे घर में तेरी मन मर्जी नहीं चलने दूंगी मैं। जैसा सालों साल से चलता आया है, अब भी वैसा ही चलेगा। नैना अपनी सास की डांट चुपचाप सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात को खाने पर, अरे अरे बहू, तू क्या अभी खाना खाने बैठ रही है? हाँ माँ जी, मुझे भूख लग रही है, तो क्या मैं खाना नहीं खा सकती? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी करण और तेरे ससुर जी खाना खा रहे हैं? तू इनके साथ खाना कैसे खा सकती है? घर की बहुएं हमेशा आखिर में सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाती है। लेकिन माँ जी, ये कैसा नियम है? जैसा कह दिया है वैसा कर, ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर। सास हूँ मैं तेरी, सहेली नहीं। अच्छा माँ जी। नैना इस बार भी चुपचाप अपनी सास का कहना मान लेती है। अगले दिन, नैना अपने ससुर जी को चाय देकर आ। ठीक है माँ जी। नैना ससुर जी के कमरे में उन्हें चाय देने जाती है। ये लीजिए आपकी चाय। टेबल पर रख दो और जाओ। क्या हुआ पापा जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं, बस व्यापार में थोड़ा घाटा चल रहा है। अच्छा, क्या हुआ व्यापार में? किस वजह से नुकसान हो रहा है पापा जी? क्या मैं जान सकती हूँ? नहीं, तुम क्या करोगी जानकर? क्या पता इसमें मैं आपकी मदद कर सकूं? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और इन मामलों से दूर रहो। इस घर की महिलाएं व्यापार में दखल नहीं देती, इसीलिए बेहतर होगा तुम भी इन सब से दूर रहो। मैं देख लूंगा सब। मोहन लाल का ये जवाब सुनकर नैना निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रात को, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, सुनो मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ कहो नैना, क्या बात है? सब ठीक तो है? मुझे नौकरी करनी है। क्या? हाँ करण, मेरा घर में मन नहीं लगता। सुबह से शाम तक पूरा दिन बस घर के कामों में निकल जाता है। मेरे कितने सपने थे, कितने अरमान थे, जो शादी के बाद सब फीके पड़ गए। लेकिन तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है नैना? मैं और पापा कमा तो रहे, और जितना कमा रहे उतना काफी है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। नहीं, बात ये नहीं है करण, तुम समझ नहीं रहे। मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है। मुझे कुछ बड़ा काम करना है। मैं इस घर की चार दीवारी में घुटकर नहीं रह सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या चाहती हो, और मुझे नहीं लगता कि माँ जी इस बात के लिए राजी भी होंगी। अगर माँ और पापा मान जाते हैं तो तुम नौकरी कर सकती हो, मगर उनको मनाना तुम्हारा काम है। हाँ माँ जी, मानेंगी तो नहीं, मैं कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अगले दिन, आज माँ जी से हिम्मत करके कह ही दूंगी कि मुझे नौकरी करनी है। माँ जी इधर ही आ रही हैं, यही सही मौका है। रात के खाने में क्या बना रही है बहू? अभी सोचा नहीं माँ जी। सोचा नहीं तो कब सोचेगी? कल सुबह को? नहीं नहीं माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? वो माँ जी, मैं कह रही थी कि दरअसल मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरे दिमाग में एक ख्याल आया भी कैसे? इस घर की बहुएं नौकरी करने अब बाहर जाएंगी। क्यों माँ जी, मैं नौकरी क्यों नहीं कर सकती? नैना और शांति आपस में बात कर ही रही होते हैं कि तभी वहाँ मोहन लाल और करण भी आ जाते हैं।
आ गए आप। सुनिए जरा, आपकी बहू क्या कह रही है। बाहर नौकरी करके हमारे घर की नाक कटवाना चाहती है। क्या? बहू को नौकरी करने की क्या जरूरत है? किस बात की कमी है तुम्हें बहू? अगर कुछ चाहिए तो हमें बता दो। मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है पापा जी, मगर मेरा मन है कि मैं किसी अच्छी कंपनी में काम करूँ, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने के लिए। देखो बहू, बाहर के काम काज पुरुषों के लिए होते हैं। तुम महिलाएं घर संभालो, घर के काम सीखो, इतना ही बहुत है। लेकिन पापा जी, मेरे पास एमबीए की डिग्री है और मैंने और भी कई अच्छे कोर्स कर रखे हैं। ये सब मैंने सिर्फ रोटियां बनाने के लिए तो नहीं किया ना। ये लो, देख लो, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू को घर में लाने का नतीजा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ज्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत नखरे होंगे इसके, और देखो वही हुआ। नैना, जब माँ पापा मना कर रहे हैं तो जिद क्यों कर रही हो? ये जिद की बात नहीं है अपकरण, अभी अधिकार की बात है। मैं भले ही इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे मेरे लिए जो ठीक है उसे चुनने का अधिकार है। और सुनो, अब ये हमारे खिलाफ लड़ेगी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हमने कह दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी, और अब इस बात पर दोबारा बहस नहीं होगी। मगर अगर मगर कुछ नहीं नैना, अब अपने कमरे में जाओ। इस सब के बाद नैना कुछ नहीं कह पाती और उसे ना चाहकर भी अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है। कुछ दिनों बाद एक दिन घर पर फोन की रिंग बजती है। मोहनलाल फोन उठाकर फोन पर किसी से बात करते हैं। हेलो, कौन? किससे बात करनी है? नैना दीदी से। नैना दीदी तुम्हारी कौन लगती है और तुम्हें उनसे बात क्यों करनी है? मोहनलाल बहुत देर तक फोन पर बात करते हैं और फिर नैना को बुलाते हैं। ये लो नैना, तुम्हारे लिए फोन है। नैना फोन पर बात करती है और बात करते करते बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद फोन कट जाता है। क्या हुआ? किसका फोन था? नैना, तेरा चेहरा तो फोन पर बात करते ही खिल गया। मैं बताता हूँ कौन था। नैना के स्टूडेंट्स का फोन था जिन्हें नैना शादी से पहले पढ़ाती थी। एक स्टूडेंट ने अपनी क्लास में टॉप किया है, जिसकी वजह नैना ही थी। उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए उस बच्ची ने यहाँ फोन किया। क्यों, सही कहा ना नैना? जी। तो नैना, तुम्हारे सपने का क्या हुआ, जिसके बारे में तुम्हारे स्टूडेंट तुमसे जानना चाहते थे? मेरे सारे सपने तो शादी करते ही टूट गए पापा जी। अब मेरा कोई सपना नहीं है। लगता है तुम्हें पहचानने में हमसे भूल हो गई। तुम वाकई में होनहार लड़की हो। तुम्हारी जैसी लड़कियों को अगर हम सिर्फ घर के कामों में सीमित न रखें तो तुम इतिहास रच सकती हो। इसीलिए आज से तुम चाहो तो जहां चाहे नौकरी कर सकती हो और अपने सपने पूरे कर सकती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। सोचो, अगर नैना के पढ़ाए हुए स्टूडेंट इतना आगे निकल सकते हैं तो हमारी बहू नैना हमारा नाम कितना रोशन करेगी। हमेशा सिर्फ बहू को नहीं बल्कि ससुराल वालों को भी थोड़ा बदलना चाहिए। इस तरह एक फोन कॉल मोहनलाल की सोच बदल देता है और धीरे धीरे घर के बाकी लोगों की भी सोच बदल जाती है। इस दिन के बाद थोड़ी आजादी नैना को मिल गई और थोड़े नियम नैना ने ससुराल वालों के भी मान लिए। शांति अपने लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद ही उनकी बहू रिया वहाँ आ जाती है। अरे, ये क्या कर रही हैं आप माँ जी? मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगी? तू कहाँ से अचानक यहाँ आ गई? मैं खाना बना लूंगी बहू, तू जाकर अपना काम कर। ऐसे कैसे? मैं बना देती हूँ आपके लिए खाना, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुझसे, मैं खाना बना लूंगी। खाना बनाने का काम तो मेरा है, आप मुझे मना क्यों कर रही हैं? मना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तेरे हाथ का खाना किसी के गले से नीचे नहीं उतरेगा। आज मेरा मन है खाना बनाने का, इसीलिए तू अभी दूसरा कोई काम कर ले। वो सब काम भी मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना बना कर लाती हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे सच बताना ही पड़ेगा। रिया, मुझे तेरे हाथ का बना खाना नहीं खाना। कल भी तूने बेस्वाद खाना बना दिया था जो घर में किसी से भी खाया नहीं गया, बस इसीलिए मैं खुद ही खाना बना रही थी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल तो मैंने सबके लिए बड़े प्यार से खाना बनाया था और सबने खाया भी था। वो तो तेरा दिल रखने के लिए किसी ने तुझसे कुछ नहीं कहा था। अच्छा चलिए, कल की बात जाने दीजिए।
मैं पक्का आज आपके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। क्या सच में तू ठीक ठाक खाना बना लेगी? हाँ हाँ माँ जी, आप तो बेकार में ही डर रही हैं। मैं आज आपके लिए और सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अच्छा चल, तू इतने विश्वास के साथ कह रही है तो मान जाती हूँ, बना ले खाना। आखिरकार रिया सास को अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाती है और सास को किचन से बाहर निकालने के बाद खुद खाना बनाना शुरू कर देती है। शाम को खाने पर, माँ जी खाना तैयार है। हाँ देख तो रही हूँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आज खाना अच्छा बना हो। जी माँ जी, आज तो आप खाना खाकर खुश हो जाएंगी। शांति जैसे ही खाना देखती है उसका दिमाग घूम जाता है। ये क्या बनाया है तूने? आलू भिंडी की मिक्स सब्जी, टोमेटो केचप वाले चावल, इतनी सख्त रोटियां जिनके आगे पत्थर भी कमजोर लगे। और ये क्या, मीठे में तोरई का हलवा। तोरई का, कभी सुना है तोरई का हलवा? माँ जी, मैंने सोचा अच्छा कुछ नया ट्राई करती हूँ। कौन खाएगा इस सब को? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाने दे, लेकिन तू नहीं मानी। खैर इसमें गलती नहीं है, मेरी है। मुझे तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अभय आप तो खाइए खाना, आप क्यों ऐसे देख रहे हैं? हाँ बस खा रहा हूँ। सच सच बता अभय, क्या तू ये सब खा सकता है? केचप वाले चावल और ये पत्थर जैसी रोटी चल जाएगी तेरे मुंह में। और आप राजीव जी, आपके गले से नीचे उतर जाएगा ये खाना। सच सच बताइए। अब मैं क्या कहूँ माँ, ये सब खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखा ही रह लूं। रहने दे बहू, रहने दे। अगर एक बार भी इस खाने को चक्कर देख लिया तो दोबारा कुछ खाने के लायक नहीं बचेंगे। सुनिए जी, आज बाहर से खाना मंगवा लीजिए। मेरे बस का तो नहीं है आपकी बहू के हाथ का ये बेस्वाद खाना खाना। ठीक है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अगर आपको आज का खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं कल कुछ अच्छा बना दूंगी आप सबके लिए। नहीं बहू नहीं, तुझे अब खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पता नहीं कहाँ से खाना बनाना सीखा है तूने। कभी खीर में नमक डाल देती है, कभी दाल में बैंगन डाल देती है। और उस दिन क्या किया था जब मैगी बनाई थी? मुझे लगा मैगी तो इससे बनानी आती ही होगी, लेकिन उसमें भी इसने कोल्ड ड्रिंक मिलाकर अच्छी खासी मैगी को भी खराब कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? मैं तो यही सोचकर खाना बनाती हूँ कि शायद आप सबको पसंद आए। नहीं पसंद आता है बहू, और मत किया कर इतनी मेहनत। रिया के हाथ का बना खाना किसी को पसंद नहीं आता था, मगर रिया घर की इकलौती बहू थी जिसके हाथ के बने खाने से पीछे छुड़ाना आसान नहीं था, क्योंकि रिया को खाना बनाने का बहुत शौक था, चाहे उसे खाना बनाना आता हो या नहीं। अगले दिन, आज बहू से पहले उठकर रसोई में नाश्ता बनाने पहुंच जाती हूँ। अगर रिया जल्दी उठ गई तो आज फिर उसके हाथ का बेस्वाद खाना खाना पड़ेगा। शांति ये सोचकर जल्दी से नाश्ता बनाने किचन की तरफ जाती है, मगर शांति देखती है कि रिया ने पहले ही सारा नाश्ता तैयार कर रखा है। हे भगवान, आज कौन बचाएगा हमें इस नाश्ते से? अरे माँ जी, आ गई आप। मैं कल खाने के लिए माफी चाहती हूँ। आपने कल की गलती सुधारने के लिए मैंने आज आप सबके लिए पसंदीदा नाश्ता बनाया है। आज तो किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बोल तो ऐसे रही है जैसे सच में आज इसने स्वादिष्ट नाश्ता बनाया हो। हाँ हाँ माँ जी, आप देखिए तो एक बार। देखिए, मैंने आज ये पोहा बनाया है, आलू के पराठे बनाए हैं, पालक के पकोड़े, साथ में ये चाय और मीठे में ये जलेबी भी बनाई है। रिया के हाथ का बना इतना सब नाश्ता देखकर शांति की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा बहू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। नहीं माँ जी, ये सच है। अब आप बैठकर नाश्ता कीजिए। इतने में मैं अभय और पापा जी को अभी नाश्ते के लिए बुला के लेके आती हूँ। अच्छा ठीक है। आज सबने पेट भर के नाश्ता किया और किसी ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि आज का नाश्ता वाकई में अच्छा बना था। ऐसे ही खाना बनाएगी तो कोई शिकायत नहीं करेगा। अपनी नई डिश की जगह इसी तरह की डिश बना लिया कर। अब शाम के खाने में दाल चावल रोटी और गोभी की सब्जी बना लेना बस। और हाँ, आज चावल में केचप मत मिलाना बहू। ठीक है माँ जी। आज सभी रिया के खाने से काफी खुश दिखाई दे रहे थे।
अब उन्हें भरोसा हो गया था कि शाम को भी आज अच्छा खाना ही मिलने वाला है। शाम को खाने पर आज खाने की खुशबू नहीं आई बहू। आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए माँ जी, खुशबू भी जल्दी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। आज मैंने खाने में वही सब बनाया है जो माँ जी ने मुझे सुबह बनाने के लिए कहा था। दाल चावल, रोटी और गोभी की सब्जी। अरे वाह, फिर तो खाना अच्छा ही बना होगा। जैसे ही रिया सबको खाना परोसना शुरू करती है, धीरे धीरे सबके चमकते चेहरे फीके पड़ने लगते हैं। बहू ये दाल है या पानी? इसमें दाल तो नजर ही नहीं आ रही। और ये चावल आज कच्चे क्यों है रिया? और ये आलू गोभी की सब्जी मीठी मीठी क्यों लग रही है बहू? माँ जी, मैंने सुना था कि दाल का पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए मैंने इसमें से दाल निकाल कर फेंक दी और इसका पानी रोक लिया। और अभय जी, चावल कच्चे नहीं है, आज मैंने बिना पानी के चावल बनाए हैं। और हाँ पापा जी, सब्जी इसीलिए मीठी लग रही है क्योंकि मैंने सब्जी में आज नमक की जगह चीनी डाली है। आज मीठे में कुछ नहीं था तो मैंने सोचा सब्जी में ही चीनी डाल देती हूँ। क्यों, हूँ ना मैं स्मार्ट? हाँ बहू हाँ, तू तो वाकई में बहुत स्मार्ट है, क्योंकि बेवकूफ तो हम हैं जो बार बार तुझ पर भरोसा करके तुझे खाना बनाने का काम सौंप देते हैं। आज ये खाना खा लिया तो मैं पक्का हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तू ही नहीं, हम सभी हॉस्पिटल में ही नजर आएंगे अगर गलती से भी हमने रिया का बना खाना खाया तो। अरे मैं तो कह रही हूँ हॉस्पिटल ही चल रहे हैं, कम से कम इसके हाथ के बने खाने से तो बच जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप सब? सच सच बता बहू, आज सुबह का नाश्ता तूने कैसे अच्छा बना लिया? वो माँ जी, मैंने आप सबसे झूठ बोला। दरअसल सुबह के नाश्ते में जो भी था वो सब मैंने बाहर से मंगवाया था। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो जो हमेशा बेस्वाद खाना बनाती है वो अचानक कैसे इतना बढ़िया खाना बना सकती है। मगर अब क्या करना है माँ? कल से मैं खाना बनाऊंगी और तू चुपचाप मुझसे खाना बनाना सीखेगी। सुन लिया रिया तूने? ठीक है माँ जी। तो इस तरह आखिर में शांति अपनी बहू के हाथ के बने खाने से बचने का तरीका ढूंढ ही लेती है और रिया भी मन लगाकर अपनी सास से खाना बनाना सीखना शुरू कर देती है।